जिसके पास ना खुद का कोई विजन नहीं होता ना, वो ऐसी सरकार द्वारा की जाने वाली गलतियां करता है। फिलहाल बड़े बड़े पत्रकारों को देख रहा था जिसमें सुधीर चौधरी भी शामिल है। इनकी पूरी टाइमलाइन ला करके देखी मैंने, इनके टाइमलाइन पर मुझे कहीं पर भी ये नारी की अपमान की तो बात कर रहे थे, जो मोदी जी ने नारी की बात कही थी। खैर वो प्रतीकात्मक बातें मुझे लगती है नरेंद्र मोदी द्वारा कहते हैं ना कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, मना कौन करता सर। शुरुआत जिन्होंने की थी आपको कैरी फॉरवर्ड नारियों का अपमान में आपने भी किया था सर। और सुधीर चौधरी जी आपने ना पूरे साउथ के लोगों को दरकिनार कर दिया। अरे साउथ के लोगों की नारियां भी हैं, उनकी सम्मान की बात आप भी कर लेते। आपकी पूरी ट्विटर टाइमलाइन को मैंने देख लिया। बिहार पॉलिटिक्स में जो सबसे शैतान बच्चा है उसको जिम्मेदारी दे दो, इस तरह की पूरी आपने पॉलिटिक्स की बातें की, विश्लेषण किया। लेकिन साउथ में जो एक अलगाववाद पैदा होगा उसके लेकर कोई चिंता आपके अंदर नहीं है। मैं समझाऊंगा आपको कह क्या रहा हूं, लेकिन फिलहाल तो आप पूरी पॉलिटिक्स समझ लीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी की है क्या। फिर मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा, पूरा खतरा में समझाऊंगा जो आपको समझना चाहिए। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी का पूरा कोर यही है कि भैया बीजेपी में जो अमित शाह है उनको नंबर 2 पे लाना है। संसदीय बोर्ड बीजेपी में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च इकाई मानी जाती है। मुख्यमंत्री, राज्य प्रमुख और दूसरे अहम जिम्मेदारियों पर कौन रहेगा इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है, यानी कि संसदीय बोर्ड करता है। यह बदलाव पीएम मोदी के बाद नंबर 2 पर अमित शाह को लाने की पूरी कोशिश है। यह दिमाग में रखिए। बीजेपी और आरएसएस पार्टी और सरकार दोनों जगहों पर अमित शाह को धीरे 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 नंबर 2 की पोजीशन पर कैसे लाया जाए, इस पर पूरी बात चल रही है। अब समझाऊं कैसे। चुनाव समिति संसदीय बोर्ड में गडकरी को नहीं रखा गया। पता है क्यों नहीं रखा गया? नितिन गडकरी बड़े कद के नेता हैं। गडकरी उन मंत्रियों में शुमार है जिनका मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है और उनके विरोध में भी खुलकर बातें की हैं। ये बात शायद उनको चुभी भी है। कहा तो यह जाता है कि 2014 के बाद से बीजेपी और केंद्र सरकार में वही शख्स सबसे आगे बढ़ सकता है जो इनकी चाटुकारिता करेगा या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में रहेगा। कहा तो यह भी जाता है कि कैबिनेट में वे एक अकेले मंत्री थे, गडकरी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग राय रखते थे। आज कोई मंत्री राय रख के देख ले, पता चलेगा। वो गडकरी चूंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो उनका अपने आप एक बहुत बड़ा सियासी कद भी हो जाता है। इसलिए मोदी शाह की जोड़ी के आगे डटकर वो खड़े रहते हैं। फिलहाल तो यही लग रहा है कि उन्होंने बता दिया है अमित शाह और मोदी ने कि अब उनका समय पूरा हो गया है, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लीजिए सर। सुनने में दोस्तों यही बात आ रही थी कि इनके पीछे हटाने का मतलब यह है कि वो नागपुर कनेक्शन का दिखावा बहुत ज़्यादा करते थे गडकरी। हर एक हफ्ते उनका आरएसएस मुख्यालय पे जाना, मिठाई तोहफे लेके आना केंद्र नेतृत्व को अच्छा नहीं लगता था। केंद्र नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह। मोदी अब संघ में भी अहम फैसले ले रहे हैं, ये बात हमें समझ में आई है। और आरएसएस नितिन गडकरी को सत्ता समीकरणों से बाहर निकलते सिर्फ देख ही सकता है और कुछ कर नहीं सकता। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा करके राज्य में भाजपा शिवसेना की सरकार बनाने में उनका एक अहम योगदान था। किसका? फडणवीस का। अब फडणवीस जी का जो इनाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें शामिल कर लिया गया है। देखो ब्राह्मण ये भी हैं और ब्राह्मण वो भी थे, तो वो कार्ड यहाँ पे खेल दिया है। योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से अनदेखी की गई है उससे समझा जा सकता है कि हिंदू की प्रतीक के रूप में उनका जो लगातार जो कद बढ़ रहा था, पीएम मोदी और अमित शाह को बिल्कुल रास नहीं आया। वो भी मैं समझाऊंगा कि किस बात पे मैं कह रहा हूं। फिर भी एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर लगाम लगाना भाई साहब इनके लिए तो बहुत मुश्किल बात है। गुजरात वाले यूपी के लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर ले और उन्हें काफी सावधानी से संभल के चलना होगा। यह भी नरेंद्र मोदी जी को पता है। क्या आपको पता है कि 5 दिन पहले भाजपा के एक वरिष्ठ अधिकारी सुनील बंसल उत्तर प्रदेश से ना हस्तांतरित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं ये बंसल साहब, पिछले 7 साल से वहीं पर तैनात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई साहब? क्योंकि बंसल साहब क्या थे ना, योगी जी की परछाई बन के रहते थे। अब परछाई वो खुश हैं, गम हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सोच रहे हैं, सारी बातें तो अमित शाह मोदी तक पहुंचाते थे। अब भाजपा के सभी विधायक उनके पास भी जाते थे तो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आया। बोला ठीक है अपना रास्ता देखिए। अब भाजपा ने ना कर्नाटक के दिग्गज बीएस येदियुरप्पा को इस हकीकत से बिल्कुल स्वीकार करते हुए संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया है कि देखिए भाई साहब अगले साल के अंत में ना कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। अब वहां पर आपको स्थिति संभालनी पड़ेगी और भाजपा इन पर पूरी तरह से आश्रित रहने वाली है क्योंकि कर्नाटक सरकार भाजपा के मुताबिक उतनी मजबूत नहीं है। बहरहाल पार्टी की है ये रणनीति, जरूरत भी मान सकते हैं येदियुरप्पा के सहयोग से राज्य में पार्टी को स्थिर रखें और सार्वजनिक जगहों पर दिख रहे अंदरूनी झगड़े से भी निपट सकें। लास्ट में भैया ये बात है, ये सारा खेल बीजेपी और आरएसएस पार्टी और सरकार दोनों जगह पर अमित शाह को दूसरे नंबर लाने पर है। यही पूरा कंक्लूजन है, इससे आगे कोई बात आपको समझनी नहीं है। फिलहाल तो ये बात होगी पार्टी में आपने ठीक है साउथ से लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया, लेकिन अलगाववाद वाली बात से मैं बहुत डरता हूं। क्या आपको नहीं लगता है
प्रधानमंत्री उत्तर के हैं तो राष्ट्रपति दक्षिण से बनाया जा सकता था। लोकसभा अध्यक्ष यदि पूर्व से होते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति हैं वो पश्चिम भारत से बन सकते थे, ताकि सर्वोच्च पद के चयन में एक अखिल भारतीय की छवि सामने बन करके आए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, अरे नेहरू का काल फिर भी ठीक था आप लोगों से। भारत के राजनीतिक वर्ग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और अभी भी नहीं दे रहे हैं। देखो मैं कोशिश करूंगा तब भी आप शेयर नहीं करोगे। ये ध्यान ना देने का जो है ना, ये निसंदेह जो स्थिति है बहुत गंभीर बनती जा रही है। एग्जाम्पल देकर समझाऊं, देखो 2014 में नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राष्ट्रपति कौन बने थे? प्रणब मुखर्जी। वो कहां से आते थे? पूर्व भारत यानी कि बंगाल से आते थे। और उपराष्ट्रपति कौन थे? हामिद अंसारी। कहां से आते थे? उत्तर भारत से आते थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन थी उस समय? सुमित्रा महाजन। कहां से आती थी? मध्य प्रदेश से, यानी कि उत्तर भारत से आती थी। जाहिर है कि तीनों सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर भारत से आ रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मूलतः गुजरात के यानी कि पश्चिम भारत के हैं? लेकिन ऐसा कहना थोड़ा टेक्निकली और पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि हां करेक्ट हो सकता है। बहरहाल तब लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर ना तमिलनाडु के थंबी दुरई आसीन थे। अरे भैया पूरा स्पष्ट है कि दक्षिण भारत को उस समय 2 पद पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। दूसरे पद राज्यसभा के उपसभापति के दौर पर केरल के पीजी कुरियन के नाम था। लेकिन 2017 के बाद ये जो असंतुलन है ना लगातार बढ़ता चला गया। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमें तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन साउथ का सोचो, पहली बार एक ही राज्य से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आए। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति बनते हैं, लेकिन उपसभापति का पद भी उत्तर भारतीय हरिवंश नारायण सिंह जो कि बिहार से आते हैं उनको दिया गया था। इस तरह से आप टॉप मोस्ट पदों को देखोगे ना, जो शीर्ष पद हैं उस पर संघीय संतुलन और ज्यादा कम होता गया है। अब ये खाई है ना लगातार बढ़ती जा रही, चौड़ी होगी और आने वाले वक्त में होगी ही होगी। देखिए अभी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा जो कि पूर्व भारत से है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला दोनों राजस्थान से हैं, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति सहित 4 शीर्ष पद उत्तर भारत से हैं। दक्षिण की आम धारणा उड़ीसा से भी उत्तर भारत ही मानती है। इस संदर्भ में जो एक कैंडिडेट थी ना अलवा जी, उनका यही तथ्य था, वो विचारणीय भी है भाई, कि सर्वोच्च पदों की संरचना में दक्षिण का भैया रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व कहां है। यह अलगाव संघवाद और लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। अगर मैं हिस्टोरिकल फैक्ट दे दूं जहां पर आपको एक विजन दिखाई देगा 1952 की संरचना पर अगर आप नजर डालेंगे तो साफ तौर पे आपको दिखाई देगा कि उस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से थे और दक्षिण यानी कि मद्रास के राजगोपालाचार्य को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के तहत नेहरू की अनिच्छा के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार को राष्ट्रपति चुना गया था। अब इसको ना संतुलित करने के लिए उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन जो कि आंध्र प्रदेश लोकसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम मलवंकर जो कि गुजरात से आते हैं, उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर तत्कालीन मद्रास और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति एसवी कृष्ण मूर्ति राव वो कि मैसूर से बनाया गया था। इस तरह से पता क्या हुआ था? इस तरह से बनाने के बाद ना दक्षिण के उचित प्रतिनिधित्व देकर के अखिल भारत छवि को विकसित किया था। ये 2012 तक बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन इसके बाद द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी में आदिवासी कार्ड का प्रचार किया गया जोर जोर से, है कि सिर्फ यही प्रमोट कर रहे हैं। अरे यार पढ़ोगे नहीं तो यही कहोगे। इससे पहले भी जीजी स्वेल, पीए संगमा, अरे बहुत सारे करिया मुंडा आदि चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति का पद उत्तर भारत के पास है और सिर्फ राष्ट्रपति का पद पूर्व भारत के पास है। इसमें दक्षिण कहीं भी नहीं दिख रहा है। और अलवा जी का जो चिंतन था बिल्कुल जायज था दोस्त। अभी ना परसीमन होने वाला है 2024 में या 26 में होगा। पता है आपको, उत्तर भारत के संसदीय क्षेत्रों का अनुपात बढ़ेगा क्योंकि यहां तो काम है ही नहीं, मतलब यहां तो आबादी बढ़ाने का काम है तो बढ़ती रहती है भाई साहब। दक्षिण ने बहुत अच्छा, राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को बखूबी लागू किया है। अब परसीमन होगा तो भुगतना इनको पड़ेगा ना। आपने तो कम क्यों हुआ? जनसंख्या कम कैसे हुई? खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, परसीमन में भुगतना पड़ेगा, जबकि कायदे से उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। संसदीय प्रतिनिधित्व में यदि उत्तर प्रदेश का दबदबा बढ़ेगा तो बजट में भी उसका हिस्सा लगातार बढ़ता जाएगा और दक्षिण का हिस्सा लगातार घटेगा, क्योंकि आपने तो भैया पॉपुलेशन कंट्रोल की है, आपका तो हम क्षेत्र बढ़ाएंगे ही नहीं। ये तो अन्याय होगा नहीं होगा?
इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा नो डाउट बीजेपी को होने वाला है, जो उसकी विचारधारा जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करती है। लेकिन इससे संघवाद और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन की जो स्थिति है ना, बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत पुअर हो जाएगी, जिससे हिंदीतर राज्यों में अलगाव की भावना मजबूत होगी। ये चिंतन आपको भी करना चाहिए। उसे संवैधानिक संतुलन से ही दूर किया जा सकता है, जो कि नेहरू जी 2012 तक किया जा रहा था। इन सभी मौलिक चिंताओं पर राजनीतिक नेतृत्व को तत्काल ध्यान देना चाहिए। मुझे ना नेहरू जी से बहुत प्रेम है, ना मोदी जी से प्रेम है, मुझे सिर्फ देश के संविधान और लोकतंत्र से प्रेम है। ये आपको नहीं बताएंगे। सुधीर चौधरी जी दुनिया भर की नारी की बात कर देंगे, उनके अपमान की बात कर देंगे। साहब, आप जब साउथ की नारियों की बात नहीं कर रहे हो तो उनकी अपमान की बात करना भी जिम्मेदारी बनती है। आपने जिन लोगों को छोड़ा है, मैं उन लोगों को कवर करता हूं। आपने जिन क्षेत्रों की नारियों को छोड़ा है, मैं उन क्षेत्रों की नारियों को कवर करता हूं। सर, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट शो नहीं चलेगा। जब आपका डीएनए था तो मेरा आरएनए था। आज आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर मैं आपके विश्लेषण को ग्रे साबित करना शुरू कर दूंगा। सर, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की चेष्टा जरूर कीजिएगा सर, हाथ जोड़ता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। लोकतंत्र आप ही को बचाना है। थैंक यू।